चलिए जी, अब हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब वेपर प्रेशर होता क्या है? ठीक है ना। अब देखो, गैसेस हैं वो हमारी प्रेशर अप्लाई करती हैं, है ना। गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं। ठीक, जैसे अगर हम स्कूटी पे जा रहे हैं या कहीं पे बाइक पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे साथ स्ट्राइक करते हैं, है ना। तो हमें वो प्रेशर फील होता है जब हम फैन के, है ना, सामने बैठते हैं या कूलर के सामने, तो हमें एयर प्रेशर फील होता है। तो उसे ऐसे ही जब लिक्विड हमारा गैसियस स्टेट में जाएगा तो वो जो प्रेशर, जो उसका प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ द लिक्विड, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो हम इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid, the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature, at a given temperature। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये चीज इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगी? हमारा लेट्स से हमने यहाँ पे वाटर लिया तो H2O लिक्विड और H2O गैसियस फेज में रहेगा। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होएगा। या क्या होगा, H2O गैसियस से H2O लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा। बात एक ही बात कर रहे हैं हम, लिक्विड से गैसियस और गैसियस से लिक्विड। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे ये बना रहे होंगे, प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, तो अगर मुझे उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और उस टाइम पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेट्स से मेरा यहाँ पे रेट बढ़ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा टाइम है। रेट ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ पे हम इसे यहाँ से ऐसे करते हैं और यहाँ से हम ये बना दिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इवेपोरेशन और ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। ठीक है जी, मैंने रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वहां पे हमारा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये रह गया। उसके बाद फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और लिक्विड, ऑफ लिक्विड, सॉरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ? उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कैसे हैं, मतलब लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कैसे हैं। अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वो हमारा इजीली वेपर फेज में नहीं जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is linked to
द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces present in its molecule when these forces are weak. The molecules will readily change into vapors and equilibrium vapor and the equilibrium vapor pressure will be high. ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये रहेगा, और ये सब इसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर सब डिपेंड करेगा। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर लो होएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वहां पे हमारा जो फोर्स ऑफ सॉरी जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। फाइन, मैं यहाँ पे एक ग्राफ ऐड कर रहा हूँ इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये था हमारा, जैसे हमने वाटर लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, एसीटोन लिया, डाइथाइल ईथर। अब डाइथाइल ईथर में क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, वेरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ। एसीटोन में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जैसे जैसे हम उनका बॉइलिंग पॉइंट या फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या है, डिक्रीज होते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हायर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, lesser will be the magnitude of these forces। ठीक है जी। सेकेंड इज द टेम्परेचर। सेकेंड इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड है ना, क्या टेम्परेचर पे क्या फिर वेरी करेगा, क्या फैक्टर होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या होता है जी, इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड increases with the rise in temperature ठीक है जी। ऐसा हुआ क्यों, when temperature is increases, when temperature is increased, the average kinetic energy, the average kinetic energy of the molecules, kinetic energy of the molecules in liquid also increases, right? इसकी और इसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
on the vapor pressure of a liquid is given in terms of Clausius Clapeyron equation. एक बारी पेपर में आया था कि भैया इसमें से कौन सी, मतलब वहाँ पे अलग अलग हमें एक्सप्रेशन दिए हुए थे और हमें ये बताना था कि विच वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 अपॉन T1 T2। क्लियर है जी? Here P1 and P2 are the vapor pressure of the liquid at temperature T1 and T2 respectively। ठीक है जी? And delta VAPH, this is enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization। ठीक है जी, ये हमारे हो गए। तो हम यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं इसके ऊपर। दो फैक्टर्स थे हमारे, तो इसके ऊपर एक नोट बना लेते हैं हम। नोट क्या बोलता है? द वेपर प्रेशर इज अ measure of the escaping tendency of the molecules from the liquid surface and depends upon volatility of the liquid it also depends on the temperature employed। क्लियर हो गया जी? ये हो गया एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। ठीक है जी? और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वॉलेटिलिटी भी। जो ज़्यादा वॉलेटाइल है वहाँ पे इजीली हमारे एस्केप करते हैं, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है वहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हमें करना है क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। मैंने बताया था आपको, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होंगे तो हम वहाँ पे किसकी बात करेंगे? रॉल्स लॉ की। जहाँ पे गैस और लिक्विड सॉल्यूशन था वहाँ पे हमने बात किया था हेनरीज लॉ का। ठीक है जी? तो अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया जी? अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। वो हमने कैसे डिस्कस किया था? जो हमारा ज्यादा वॉलेटाइल है दैट विल एक्ट एज सॉल्वेंट। अब जिसके जो ज्यादा वॉलेटाइल है ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। क्लियर है जी? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे इसमें हम बात करेंगे
vapor pressure of liquid solution. ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अ बाइनरी सॉल्यूशन, लेट अस टेक a binary solution of two miscible liquids, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें, बेंजीन कार्बन बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, वाटर एंड अल्कोहल ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, बेंजीन टॉलिन ले सकते हो, वट कोई भी ले सकते हो. लेट अस टेक अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स इन अ क्लोज्ड vessel. Let us designate as A and B. Let PA and PB be their partial pressure and according to Dalton's law of partial pressure, the total vapor pressure P equal to PA plus PB. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पी टोटल किसके बराबर होगा? जितनी भी गैसेस वहां पे थी. ठीक है जी. और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये किसके बराबर, किसके ऊपर, किससे रिलेटेड होता है? हमारे मोल फ्रैक्शन से. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू components will be related to their mole fraction XA एंड XB. ठीक है जी, क्लियर है. और इस चीज को हम समझाएंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. रॉल्स लॉ हमें रिलेशन देगा लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में और उनके वेपर प्रेशर के बारे में. तो रॉल्स लॉ बोलता क्या है? इसने रिलेशन दिया था हमें, अभी मैंने आपको बताया ना, किस किस के बारे बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में. और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं रॉल्स लॉ को? द पार्शियल वेपर प्रेशर of a volatile component of a volatile component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that compound
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component, sorry, mole fraction of that component at a given temperature. यहाँ पे क्या आ जाएगा, PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB. ठीक है जी. और यहाँ से क्या आ जाएगा, PA will be equal to K XA. K will be the proportionality constant. क्लियर है जी? फाइन. अब मैं यहाँ पे इफ XA इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने XA पुट कर दिया, दिस मीन्स दैट द solution has only one component. राइट right? और इस कंडीशन में क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन K विल बी इक्वल टू, अभी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसके बराबर हो जाएगा, पार्शियल या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. K is equal to P naught A, which is equal to vapor pressure of pure solvent A. तो यहां से क्या समझ में आया भैया, यहाँ पे P नॉट ए K की वैल्यू पुट कर देता हूँ अबव इक्वेशन में, एंड PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए. ये इक्वेशन हमें मिल गया. ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो यहां से हम क्या करेंगे, एक और डेफिनेशन निकाल लेते हैं रॉल्ड्स लॉ की. रॉल्ड्स लॉ को एक और तरीके से डिफाइन कर देते हैं. यहाँ पे हमने किया सेम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. अब एक और करते हैं. इन अ सॉल्यूशन the vapor pressure of the particular component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied to its vapor pressure when present in pure form. चलिए इसे लिख लीजिए. हाँ जी, लिख लिया. नो सर. यस सर. लिख लीजिए. रॉल्ड्स की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, दोनों में बात तो वही की हमने. यहाँ पे हमने क्या किया, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का P नॉट ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया P ए इक्वल करके. ठीक है जी, बात वही कर रहे हैं, सिर्फ जो चीज़ लिखी गई है एक्सप्रेशन में वही चीज़ को हमने आज थ्योरेटिकली लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी है. ठीक है जी,
चले कुशागर? यस सर। ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया, तो यहाँ से आ गया हमारा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, सॉरी, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे x की वैल्यू किसी भी, x से एक्स बी किसी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स बी इज इक्वल टू 1 - एक्स ए पुट कर दिया। कुछ भी आप पुट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1 - एक्स बी। दोनों में, दोनों से आंसर आएगा। तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 - एक्स ए। ये हमने ले लिया। कैसे आएगा ये, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है जी, ये पी नॉट बी आगे ले जाते हैं हम। पी नॉट बी आगे आ गया, प्लस यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल गया। सिमिलरली हम यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स पी। ठीक है, दोनों वैल्यूज को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे ये दो एक्सप्रेशन आएंगे। क्लियर है जी, ये दो एक्सप्रेशन आएंगे। राइट। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। हाँ जी, से लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, लिख लिया। Yes, sir. Next we have mole fraction of the component, mole fraction of the component in the vapor phase. A relationship between Dalton's law and Rawls law. And Rawls law. Right. So हमें रिलेशन निकालना है इनके बीच में। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेशन का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, according to Rawls law, PA is equal to x dash A P naught A and PB is equal to x dash B P naught B। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, क्या एक्स ए है, क्या पी नॉट है। लेट the mole fraction of component A and B in vapor phase B x dash A and x dash B. And the PA and the PB be their partial vapor pressures. So ये रॉल्स लॉ से हमने ये लिख दिया। एंड पी टोटल किसके बराबर होता है? पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी। जी, अब हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज x dash a, that will be equal to PA upon P total, PA plus PB, which is equal to PA upon P total. ठीक है जी। एंड PA will be equal to x dash a P total. कुछ बुक्स में ये क्या किया गया है, ये जो x डैश ए है जो गैशियस फेज में हमें गिवन है या वेपर फेज में गिवन है, उसका फॉर्मूला उसे किसी और चीज से डिनोट किया गया है। वो दिया गया है पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल। तो वो कंफ्यूज मत करिएगा, एनसीईआरटी बुक में पी ए से गिवन है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे x डैश ए है और पी बी विल बी इक्वल टू, सॉरी, ऐसे ही हम x डैश बी निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, दैट विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी पी टोटल के बराबर होता है, तो पी बी बाय पी टोटल। ठीक है जी, पी बी बाय पी टोटल, राइट। एंड पी बी will be equal to x dash b p total और pb is equal to yb p total। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन x dash एंड y a y b। क्लियर है? तो ये हमारा आ जाता है पेपर में। पेपर में नहीं, क्वेश्चन हमें जनरली मिलेंगे यहाँ, डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ के बीच में रिलेशन, राइट। क्लियर हो गया? डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ के बीच में रिलेशन। पीए जब भी वो वेपर फेज की बात करेगा, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे वो गैशियस, मतलब लिक्विड, वैसे तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात करेगा, और वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछेगा कि हम मुझे मोल फ्रैक्शन या प्रेशर कुछ भी निकाल के दिखाओ इन द वेपर फेज, तब हमें पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल या एक्स डैश ए पी टोटल का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब अगर मैं रॉल्स लॉ की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ,
ये क्या बोलता है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इफ वी कंपेयर the two expressions, in both cases the partial pressure, sorry, the partial vapor pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction directly proportional to its mole fraction in the solution, ठीक है जी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है जी, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और इसके अंदर होगा क्या, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दोनों डिफरेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन और however proportionality constant P naught A and KH are different और जब वो दोनों सेम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्पेशल केस हो जाएगा। क्लियर है जी? जब मेरा P naught A when P naught A is equal to KH, this is the स्पेशल केस, या हम कह सकते हैं दिस को नहीं काट के यहाँ पे रॉल्स लॉ कर दें। रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट थे। जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो हमारा रॉल्स लॉ स्पेशल केस हो जाएगा हेनरीज लॉ का। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक नोट बना लेंगे, कॉनोवॉल्फ लॉ नोट। In case of binary solution, at a fixed temperature, the vapor pressure is richer in that component whose addition causes increase in the total vapor pressure of the solution. This is according to Konovalev's K O N O
VWALOFF कॉर्नवॉल्स लॉ और रूल। ठीक है जी। कोई भी बाइनरी सोल्यूशन है, अगर मैं कोई कंपोनेंट उसमें डाल रहा हूँ जिसकी वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर मेरा सोल्यूशन का बढ़ रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू कैनोवेलॉफ्स लॉ और रूल। ठीक है जी, क्लियर है? फाइन, इसे लिख लीजिए, आगे करना। चलिए जी, आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये किया, प्योर लिक्विड लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, और यहाँ पे इसके ऊपर एक बेल जार रख दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द वेपर फेज। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैंने उसके बाद क्या किया, हमारा यहाँ पे क्या किया, सल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए, कुछ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट क्या है, हमारा पार्टिकल्स जो नहीं, मतलब वेपर फेज में नहीं जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स डाले। अब उसकी वजह जब मैंने बेलजार डाला तो उसका ओवरऑल वेपर प्रेशर देखा, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया। स्मॉलर नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द वेपर फेज। ठीक है जी, जो वेपर प्रेशर था ओवरऑल हमारा डिक्रीज कर गया। अब वो क्यों डिक्रीज करा, उसको समझते हैं। देखो, जब हमने इसका सोल्यूशन बनाया है ना, सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो उसकी सरफेस पे, पहले जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट का, तो उसकी सरफेस पे क्या थे, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। सो सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो वो इजिली एस्केप आउट कर रहे थे। बट जब हमने यहाँ पे देखा तो उसकी सरफेस पे क्या हुआ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स थे। अब सोल्यूट तो है हमारा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं, सॉरी गैशियस फेज में नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, राइट, तो सरफेस एरिया उसका डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका ओवरऑल जो वेपर प्रेशर था वो हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन will decrease and mole fraction of the solvent in the vapor phase will decrease। ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा डिक्रीज हो गया, और मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। है ना, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वेपर प्रेशर के बारे में। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होएगा, उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होएगा। ठीक है जी, दिस मीन्स दैट this means that the vapor pressure of the solvent the vapor pressure on the solvent
of the solvent on the surface of the solution on the surface of solution or the vapor pressure of the vapor pressure of solution will decrease. Thus, there will be lowering in वेपर प्रेशर. क्लियर हो गया जी. तो यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज होएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. क्लियर हो गया. तो बस जनरल सी, बड़ी जनरल सी बात की. यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स आ गए सरफेस पे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया और ओवरऑल वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया. क्योंकि वेपर प्रेशर जो था वो किस चीज के प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन के. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज्यादा था या सरफेस एरिया ज्यादा था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम हो गया या सरफेस एरिया कम हो गया. राइट. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम. रॉल्ट्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solute. Raoult's law for solution containing non-volatile solute. ठीक है जी. अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया हमने यहाँ पे. अभी क्या होने वाला है, द कंपोनेंट, सॉरी, द सोल्यूट, और यूजुअली सोल्यूट हम कौन सा ले रहे थे, कंपोनेंट बी. यूजुअली present in the solution, present in the solution is non volatile it will not have any partial vapor pressure. Now what do you mean by partial vapor pressure? पार्शियल मतलब प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं. दैट इज पीबी इक्वल टू 0. सो मतलब P इज इक्वल टू पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए क्लियर हो गया जी. अब हम यहां से क्या निकालने वाले हैं, the vapor pressure of solution containing a non-volatile solute at a given temperature is equal to the product of vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction. ये हम ऑलरेडी करके आए हैं. ठीक है जी. जब हम वेपर प्रेशर निकाल, सॉरी, रॉल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पीबी इक्वल टू 0 हो गया, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, पी टोटल किसके बराबर है, सिर्फ पी ए के बराबर, क्योंकि पीबी क्या है हमारा 0. एंड पी ए किसके बराबर था हमारा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर. क्लियर है जी. और उसके बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑन एडिंग a non-volatile solute, on adding a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution always gets lowered
दिस इज अकॉर्डिंग टू बाबोज लॉ। बाबोज लॉ। ठीक है जी। कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जिसकी वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर जो था हमारा सोल्यूशन का डिक्रीज हो गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू बाबोज लॉ। ठीक है जी, क्लियर है।